नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होइएगा। और देखें यार, सेट जो है हम लोग अल्टरनेट डेज में करेंगे। रेगुलर करना पॉसिबल है नहीं, आप लोग के लिए भी संभव है नहीं इसको रेगुलर कंटिन्यू प्रैक्टिस करना। तो अल्टरनेट डेज में इसको करेंगे, इसमें आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आज देखें यार, एक चीज तो आप सभी को पता होगा, जैसे अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है 0। या इसी चीज को लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये चीजें सबको पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, और इसको इधर लेके आइएगा तो माइनस हो जाएगा, देन दाएं साइड जो है 0 होगा। अगर मैं बोलूं यार बस साइन का अंतर है, यहां समझिएगा a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है, a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, तो आप बोलेंगे सर देखिए होगा क्या, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ माइनस का सी है तो माइनस सी क्यू बराबर 3a बी सी माइनस में है ना, तो माइनस 3abc हो जाएगा। क्लियर? अरे भाई मेरे माइनस सी से गुना करिएगा तो माइनस 3abc हो जाएगा। और इस कंप्लीट को अगर दाएं साइड लेके आइएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc इधर आके प्लस हो जाएगा बराबर 0। सिमिलरली अगर मैं बोलूं a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 है, a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 है, तो आप बोलेंगे सर ए क्यू, यहाँ माइनस है तो ये माइनस बी क्यू, सी माइनस में है तो माइनस सी क्यू बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 3a बी माइनस का है और सी भी माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3abc हो जाएगा। और इसको जब उठा के इधर लेकर आएंगे तो बनेगा फाइनली ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या 0। तो ये चीजें आप सभी को पहले से भी पता है। चलिए आ जाते हैं सवाल पे यार। देखें तो इसमें इस तरह से बस साइन का वेरिएशन होता है, बाकी चीजें सब सेम रहता है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। देखें सवाल का ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू 0 है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू 0 है, तो आप सभी को पता अगर इस पूरे को ए क्या हो गया यार, ब्लैक हो जाता है पूरा स्क्रीन। देखिए यार ये पूरा ए है, ये पूरा को अगर b एज्यूम कर लिए, इस पूरे को अगर c एज्यूम कर लिए, तो आप बोलेंगे सर a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 है। तो अगर a माइनस बी माइनस सी 0 है तो आप सभी को पता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उधर प्लस तो इधर माइनस आके 3abc बराबर 0। तो इसका क्यू करिएगा तो a क्यू का क्यू करिएगा a के पावर 9 माइनस बी के पावर 9 माइनस सी के पावर 9 माइनस 3a है ए क्यू, बी है बी क्यू और सी है सी क्यू बराबर 0। तो यार देखें आपसे सवाल बोला है कि यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिए, ये b के पावर 9 है, a के पावर 9 माइनस बी के पावर 9 माइनस सी के पावर 9 माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर सी। देखें यार 397 के पावर 3589 प्लस 5 और डिवाइड करना है 398 से। आपसे बोला रिमाइंडर क्या होगा। देखिए यार 398 से अगर इसमें भाग दीजिएगा तो 398 से 397 में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा। क्लियर है बात। 398 से अगर 5 में भाग दीजिएगा तो ये तो छोटा नंबर है, डिवाइड होएगा नहीं, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो का तो 5 बचेगा। क्लियर है बात। अब देखें -1 के पावर 3589, तो ये 3589 जो है ना मेरे भाई -1 के पावर क्या है 3589। और ये चीज आप सबको अच्छे से पता है कि माइनस के पावर अगर ऑड नंबर है तो साइन माइनस ही रहता है। क्लियर है बात। तो ये -1 के पावर 3589 क्या रहेगा माइनस का 1 अब प्लस 5, तो माइनस का 1 और प्लस 5 कितना 4, ऑप्शन बी।
और देखें यार, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा, आप लोग वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। कई बार चूंकि साफ दिखता नहीं होगा कुछ लोगों को, तो पीडीएफ तो है ही, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर। देखिए, कहा किसी प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की संख्या के 3/5 ने लिखित परीक्षा पास नहीं की। पास हुए विद्यार्थियों के 3/4 साक्षात्कार में चुने नहीं गए। यदि चुने गए प्रत्याशियों में से 1/8 को चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम रूप से चुने गए प्रत्याशियों की संख्या 392 है। यानी फाइनली जो टोटल विद्यार्थी सेलेक्ट हुए, टोटल जो प्रतियोगी सेलेक्ट हुए वो दिया है 392। तो फाइनली जितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया उसका संख्या दिया है, और हमसे सवाल बोला कि टोटल कितने विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे, ये पूछा है। तो यार देखें, जैसे टोटल हमने मान लिया x विद्यार्थी ने भाग लिया। क्लियर है बात। अब का इनमें से 3/5 जो है लिखित परीक्षा 5 पास नहीं किए। 3/5 कहने का मतलब हुआ कि टोटल विद्यार्थी 5, उनमें से 3 ने पास नहीं किया, तो 5 में से 3 विद्यार्थी फेल कर गए। इसका मतलब पास किए कितना? 2/5 विद्यार्थी। क्लियर है बात यहाँ तक। अब का शेष का जितने विद्यार्थी पास हुए ना, टोटल में से 3/5 फेल कर गया, यानी टोटल में से 2/5 पास किया। अब कहा ये पास का संख्या आ गया ना मेरे भाई। अब कहा जितने विद्यार्थी पास किए उनमें से 3/4 ने साक्षात्कार में नहीं चुना गया। 3/4 को साक्षात्कार में नहीं चुना गया, यानी कि टोटल 4 विद्यार्थी पास किए, उनमें से 3 साक्षात्कार में फेल हो गया। 4 में से 3 फेल हो गया, तो पास 4 में से कितना किया? 1 विद्यार्थी। तो ये इतने लोग जो है साक्षात्कार में चुने गए। अब कहा चुने गए विद्यार्थियों में से 1/8 जो है वो चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी मेडिकल में वो फेल हो गए। यानी कि जितने साक्षात्कार में चुने गए उनमें से 8 में से 1 मेडिकल में अयोग्य हो गया, 8 में से 1 निकल गया, तो बचा कितना? आप बोलेंगे सर जी 7/8। अब कहा कि ये भाग लेने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या क्या होगी, जबकि फाइनली, तो देखें यार ये इतने विद्यार्थी को फाइनली सिलेक्ट किया गया, मेडिकल उडिकल सब पास करके टोटल इतने विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन एक्चुअल में टोटल कितने विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ? 392। क्लियर। अब इसको अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो यार 2 से ये कटेगा 4 बार में। क्लियर है बात। अब x बराबर 5 चौक 20 चौक 80, उधर जाएगा तो 392 इंटू 80, 0 8 दूना 16, 72 1 73, 8 तिया 24, 24 7 कितना? 24 7 31, क्या 31,360। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा देख लीजिएगा यार आप लोग। अरे मेरे भाई ये 7 से कैंसिल होगा ना, 7 से इसको कैंसिल करिएगा, 7 5 35, 7 6 42, तो 56 इंटू 5 चौक 20 चौक 80, 0 8 6 48, 4 8 5 40, 4 44, 180। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, कैलकुलेशन पे आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा यार। देखिए का किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा? ये सक्सेसिव डिवीजन आप लोग पढ़े होइएगा, तो ये उसी का सवाल है। कहा कि संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 आता है, उस संख्या के वर्ग को 6 से। तो यार इस तरह के सवाल में आप सबको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, उतना तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, पर आपको चीजें पता है कि जो चेंज नंबर के साथ बोलेगा, जो चेंज नंबर के साथ, जो परिवर्तन नंबर के साथ बोलेगा, वही परिवर्तन उसके शेष के साथ करिएगा तो फाइनल रिजल्ट आएगा। क्लियर है ना बात। तो कहा देखें यार किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 बच रहा है। क्लियर। अब कहा उस संख्या के वर्ग को, संख्या के वर्ग को, तो संख्या के वर्ग को बोला, क्या हो रहा है यार, एक मिनट यार, एक मिनट।
हाँ अब सही है। देखें, कहा कि 6 से किसी नंबर में भाग दिए तो शेष 3 बच रहा है। आगे कहा उस संख्या के वर्ग को, संख्या के वर्ग को बोला तो शेषफल के वर्ग कर दीजिए, कितना 3 का स्क्वायर ना। कहा संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए, यानी शेषफल के वर्ग को 6 से अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 9 में 6 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना 3। तो ये चीजें सबको पता होगा कि इस तरह के सवाल में जो रिलेशन संख्या के साथ बोलेगा या जो परिवर्तन संख्या में बोलेगा वही परिवर्तन उसके शेषफल में करिएगा तो फाइनल रिजल्ट आएगा। देखिएगा इनमें से बड़ी संख्या कौन है, बड़ा का पहचान करना है। तो देखें यार, जैसे ये आप एक चीज सबको ये पता है, जैसे मेरे भाई हम बोले कि 4 का वर्गमूल क्या होगा तो आप बोलेंगे सर जी 4 का वर्गमूल 2। सिमिलरली 9 का वर्गमूल क्या होगा सबको पता है 3। तो यार एक चीज आप बताएं, जैसे रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है, इसका वर्गमूल 2 आया तो हम बोले रूट के अंदर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर देखें बाहर वाला को अंदर ले जाइएगा स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर वाला को बाहर लाइएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 2 को अंदर ले जाएंगे स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। जैसे रूट के बाहर सपोज 5 है, हम बोले रूट के अंदर क्या रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 अंदर जाके स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात। जैसे अब एक चीज आप बताएं, 2 रूट 3 है, क्लियर है। अब आप बताएं यार इस 2 को अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 तो पहले से है ही, ये बाहर वाला 2 अंदर जाके हो जाएगा 4, तो हो गया 4 तिया 12। क्लियर है बात। ये 8 है, अंदर में 2 है, ये 8 अंदर जाके क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 8 का स्क्वायर 64। क्लियर है। तो ये चीजें आपको पता है। आ जाए सवाल पे देखें। अब इनमें बड़ा छोटा का पहचान करना है मेरे भाई, तो आप बताएं इस 3 को अगर रूट के अंदर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 अंदर जाके 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 दूना 18। क्लियर। ये 3 अंदर जाके 9 हो जाएगा तो 9 सते 63। ये 6 अंदर जाके 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो 36 पचे कितना 5 छक 30 15 3 180। ये 2 अंदर जाके मेरे भाई क्या होगा 4 होगा, तो 20 चौक 80। सबको एक जैसा अरेंजमेंट में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब यार देखे कौन सा, ये 18 का वर्गमूल ये 63 है, यहाँ 180 80, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, आप बोलेंगे सर 180, ये ग्रेटेस्ट है। और अगर छोटा का बात करें तो आप बोलेंगे सर 18 स्मॉलेस्ट नंबर है। सवाल में बोला सबसे बड़ी संख्या कितना, तो रूट अंडर 180, रूट अंडर 180 किसको रिप्रेजेंट करेगा 6√5 को, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखें यार 2 + x√3 है, अगर इसको रेशनलाइज करिएगा मेरे भाई तो ये सबको पता है, नीचे वाला को अगर ऊपर ले जाइएगा तो ये बीच का साइन हो जाएगा चेंज, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एवं बट्टा में हमेशा a² - b², 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस √3 का स्क्वायर 1, तो ये है 2 + x√3 बराबर 2 - √3। अब यार x का मान निकालना है, तो ये देखें यार अगर दोनों 2 से 2 कट गया, अब यार कंपैरिजन करिएगा तो यहाँ √3 का कोफिशिएंट कितना -1 है, यहाँ √3 का कोफिशिएंट कितना x, तो √3 से √3 कैंसिल, x बराबर कितना -1, ऑप्शन ए। देखिए कहा 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.5 kg वृद्धि हो जाता है। 1.5 kg कहने का मतलब मेरे भाई कितना 1.5 यानी 3/2 kg वृद्धि हो जाता है। तो यार आप बताएं 8 व्यक्ति का अगर औसत 3/2 बढ़ गया तो 8 व्यक्ति का योग कितना बढ़ गया, आप सबको पता है औसत गुना संख्या, यानी कि 4 तिया 12 kg बढ़ गया योग। कहा ना यार 8 व्यक्ति का औसत भार 1.5 kg बढ़ गया, अगर औसत 1.5 बढ़ गया तो योग कितना बढ़ गया, औसत गुना संख्या यानी योग जो है वो 12 kg
बढ़ गया। क्लियर है बात। अब आगे कहा क्योंकि 60 केजी वाला एक नाभिक के स्थान पर एक नया नाभिक आ गया। 60 केजी वाला के स्थान पे नया आ गया, कहने का मतलब हुआ कि 60 केजी वाला व्यक्ति को ग्रुप से निकाल दिए तो जो चला गया उसका माइनस वेट होगा। अब यार कहा आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा, तो यार देखे +12 - 60 का डिफरेंस कितना 72 का, तो आने वाले व्यक्ति का एज 72 केजी होगा। क्लियर है ना। जैसे डिफरेंस कई बार लोग यहाँ पे सर जी घटेगा माइनस होगा, मेरे भाई डिफरेंस निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है। क्लियर बात। अब यहाँ से कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पीछे है और कोई दूसरा व्यक्ति जो है ये ओरिजिन से 10 किलोमीटर आगे है। क्लियर है बात। ये ओरिजिन से 10 किलोमीटर और ये ओरिजिन से 5 किलोमीटर पीछे। अगर हम बोले आपसे कि मेरे भाई इन दोनों व्यक्ति के बीच का डिफरेंस कितना, तो आप बोलेंगे सर ये 5 किलोमीटर और ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना, तो 15 किलोमीटर। क्लियर बात। लेकिन अगर यही सेकंड केस क्या पॉसिबल है, यहाँ देखिए एक व्यक्ति ओरिजिन से 5 किलोमीटर आगे है यानी प्लस, और दूसरा व्यक्ति ओरिजिन से जो है 15 किलोमीटर आगे है। यहां हम बोले कि आप बताएं इन दोनों व्यक्तियों के बीच का डिस्टेंस कितना, तो आप बोले सर ये पूरा है 15 और ये वाला है 5, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा 15 में से 5 गया कितना 10 किलोमीटर। यानी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो डिफरेंस जोड़ कर निकालते हैं, और अगर मेरे भाई सेम डायरेक्शन हो तो डिफरेंस घटता है। तो यहाँ +12 - 60 अपोजिट साइन है तो डिफरेंस जुटेगा 72 केजी। देखें कहा एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। उन 2 इनिंग को छोड़कर शेष इनिंग का औसत जो है 60 रन आता है, तो उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना होगा। देखें यार समझिए, का 64 इनिंग का औसत 62 है, तो एक तो 2 तरीके हैं, दोनों सेम है, ज्यादा दोनों में टाइम ज्यादा नहीं लगना, किसी भी तरीका से आप कर ले। बेसिक क्या है कि 64 जैसे 64 मैच का औसत अगर 62 है तो 64 मैच का टोटल रन कितना, तो औसत गुना संख्या, ये फर्स्ट डाटा से 64 मैच का टोटल रन आ गया। क्लियर है बात। अब का उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है, का मैक्सिमम पारी का जो रन है और मिनिमम जो रन है का मैक्सिमम रन मिनिमम से 180 ज्यादा, तो मिनिमम पारी में अगर मिनिमम x रन बनाया तो मैक्सिमम उसने कितने रन बनाया होगा, तो x + 180। क्लियर है। अब का अगर इन 2 पारियों को हटा दे, टोटल 64 मैच खेला, उनमें से 2 मैच को हटा देंगे तो शेष बचेगा कै मैच, तो आप बोलेंगे सर 62 मैच। अब का इन 62 मैच का जो औसत है ये 60 है, 2 पारी को हटा दिए, 64 मैच खेला उनमें से 2 मैच को निकाल दिए तो शेष बचा 62 मैच। अब बचे हुए मैच का एवरेज 60 है, यानी 62 मैच का औसत 60 है, तो 62 मैच का टोटल कितना, औसत गुना संख्या, तो ये 62 मैच का टोटल रन, ये मैक्सिमम पारी का रन इसमें जोड़ दिए तो ये 62 है 1 63, और मिनिमम पारी का भी रन जोड़ दिए तो 63 है 1 64। तो मेरे भाई ये सेकेंड डाटा से 64 पारी का टोटल रन, ये फर्स्ट डाटा से 64 पारी का टोटल रन, दोनों टोटल रन है 64 पारी का आता आपस में बराबर। क्लियर है बात। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। क्लियर ना। चलें आप चाहें तो इसको एक और 2-3 तरीके हैं सवाल को करने का, पर हमको नहीं लगता कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम होने वाला, इसी से कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। ए की वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु का 1.1/4 गुना है, तो ए के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो वर्ष में उसके पुत्र की आयु ज्ञात करें। देखें यार, ए का शादी 8 वर्ष पहले हुआ था, ए का जो प्रेजेंट एज है ना उसके शादी के समय के एज का 1.1/4 गुना है, तो हमने अज्यूम कर लिया ए का प्रेजेंट एज x वर्ष है। क्लियर है बात।
अब उसका शादी अगर 8 साल पहले हुआ था तो आप बताएं यार शादी के समय उसका एज क्या रहा होगा। तो आप बोलेंगे सर देखिए प्रेजेंट एज अगर x है, 8 साल पहले शादी हुआ यानी शादी के समय उसका एज रहा होगा 8 साल कम यानी x माइनस 8 वर्ष रहा होगा। क्लियर है बात। अब यहाँ इसने रिलेशन बोला a की वर्तमान आयु जो है शादी के समय के एज का 1.1/4, प्रेजेंट एज शादी के समय के एज का 1.1/4 गुना यानी 5/4 गुना है। क्लियर बा। क्रॉस करिएगा तो 4x बराबर 5x माइनस 40, तो x बराबर 40 यानी a का प्रेजेंट एज आ गया 40 वर्ष का। a के पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/10 गुना, तो अगर a का प्रेजेंट एज 40 तो इसका 1/10 यानी पुत्र का एज 4 वर्ष, ऑप्शन सी। आप चाहें तो इसको रेशियो से भी कर सकते हैं कि a की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, a की वर्तमान आयु शादी के समय के आयु का 1.1/4, 1.1/4 यानी 5/4। शादी के समय के एज का तो यानी हुआ शादी के समय उसका एज था 4 यूनिट, तो प्रेजेंट में उसका एज है 5 यूनिट। शादी के समय उसका एज 4 यूनिट तो प्रेजेंट में उसका एज 5 यूनिट। तो यार शादी के समय और प्रेजेंट के एज में डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का, पर एक्चुअल में डिफरेंस है कितने ईयर का? 8 ईयर का। तो प्रेजेंट एज कितना? 40 साल। शादी के समय एज कितना? तो 32 साल। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगना। चलें आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक सा ही सवाल है, जैसे चाहें आप कर सकते हैं। देखिए यार, कहा कोई निश्चित राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। कोई निश्चित राशि है वो ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को कुल राशि का 1/2, बी को राशि का 1/3 और सी को राशि का 1200 रुपए मिला। तो ए को कितना मिला? देखें यार, ए को टोटल राशि का, टोटल जो अमाउंट है उसका 1/2 ए को मिला और टोटल का 1/3 बी को मिला। अब चाहे तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं कि ए को 1/2 मिला, बी को 1/3 मिला, तो दोनों को जोड़िए तो एलसीएम 6 यानी 5/6। ए और बी मिलाकर ले गया 5/6 यानी 6 में से 5 ए और बी लेकर चला गया, तो शेष बच गया कितना? 1/6। तो ये मिला होगा सी को, पर सी को एक्चुअल में मिला है कितना? 1200, तो 1 बराबर 7200। क्लियर है ना? तो ये टोटल पैसा आ गया 7200। ए को कितना मिला? तो ए को टोटल राशि का 1/2 भाग मिला, तो टोटल 7200 का आधा यानी ए को मिला होगा कितना? 3600। क्लियर है ना बात? लेकिन आप इसको ऐसे करें यार, टोटल राशि का 1/2 भाग तो ए लेकर गया और बी टोटल राशि का 1/3, तो हम लोग टोटल राशि कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा नंबर मानिए जो 2 से और 3 से कटे। 2 और 3 से कटने वाला नंबर कितना? 6। कुल राशि है 6 यूनिट। क्लियर बात? अब टोटल का 1/2, 6 का आधा तो 3, 6 का 1/3 यानी 2, तो 6 रुपए हैं, जिसमें से ए 3 रुपया लिया, बी 2 रुपया लिया। 6 में से 5 ये दोनों लेकर चले गए। सी को मिला कितना? 1 यूनिट। सी को मिला 1 यूनिट, पर एक्चुअल में मिला है कितना? 1200। 1 यूनिट 1200 बोला। ए को कितना मिला? 3 यूनिट। 1 बराबर 1200, 3 बराबर 12 तिया 3600 रुपया। क्लियर? तो ऐसे ही करें यार, इंटीजर में चीजों को कन्वर्ट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। पूरे विश्व कहने का मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर जो है भूमि, लैंड और वाटर का जो रेशियो है ये 1:2 है। क्लियर है बात? आगे का उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का जो रेशियो है ये 2:3 है। क्लियर है बात? तो कहा दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा? देखिए यार, ये बेसिक नॉलेज सबको ये चीजें पता है। आप सब जीएस पढ़ते होइएगा, सबको ये चीजें पता है कि संपूर्ण पृथ्वी जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। आधा में उत्तरी गोलार्ध और आधा में दक्षिणी गोलार्ध। दोनों गोलार्ध का जो एरिया है समान है। आधा में उत्तरी गोलार्ध और आधा में दक्षिणी गोलार्ध, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो यार देखें, नॉर्थ
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को मिलाकर कंप्लीट पृथ्वी का जो एरिया होगा ये कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर नॉर्थ का एरिया 1 है, साउथ का 1 है, तो टोटल एरिया कितना हो गया पृथ्वी का? 2। यानी ये चीजें कई बार ऑब्जेक्टिव चीजें याद आपको होना चाहिए कि संपूर्ण पृथ्वी का जो एरिया होता है ना, वो किसी भी गोलार्ध के एरिया से, चाहे उत्तरी गोलार्ध की आप बात कर रहे हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हो, संपूर्ण पृथ्वी का एरिया किसी भी गोलार्ध के एरिया से 2 गुना होता है। संपूर्ण पृथ्वी का एरिया किसी भी गोलार्ध के एरिया से क्या गुना होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए। तो आप यहां पर एक चीज देखें मेरे भाई, जैसे भूमि का मात्रा है 1, भूमि का एरिया 1 और वाटर का एरिया 2, तो टोटल पृथ्वी का एरिया कितना? 3। उत्तरी गोलार्ध में 5। आप बताएं पूरे पृथ्वी का एरिया 3 यूनिट है, उत्तरी गोलार्ध का एरिया 5, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं मेरे भाई। तो आपको पता है कि पृथ्वी का जो एरिया होता है वो उत्तरी गोलार्ध से 2 गुना होता है, तो यहाँ 2 गुना नहीं है तो बनाना पड़ेगा। और रेशियो को बैलेंस करने का तरीका आप सबको पता है, पहले दोनों को इक्वल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पहले इक्वल कर लीजिए। तो इक्वल करने के लिए 5 से ऊपर और 3 से नीचे। क्लियर है? अब तो ये 15-15 इक्वल हो गया। और आप सबको पता है कि उत्तरी गोलार्ध या किसी भी गोलार्ध से संपूर्ण पृथ्वी का एरिया 2 गुना होता है। तो 2 गुना होता है तो इसमें 2 से यहाँ 1 से। अब ऊपर वाला में एक्स्ट्रा 10 से गुना किए तो हर जगह 10 से करिए, नीचे वाला में 3 से एक्स्ट्रा गुना किए तो हर जगह 3 से कीजिए। तो मेरे भाई आप बताएं संपूर्ण पृथ्वी पे भूमि का मात्रा कितना है? 10, वाटर का मात्रा 20, उत्तरी गोलार्ध में भूमि 6, उत्तरी गोलार्ध में वाटर 9, तो दक्षिणी में निकालना है साउथ में। तो पूरा पृथ्वी पे जितना भूमि है उसमें से उत्तरी का घटाइए दक्षिणी। यहाँ 20 में से 9 गया कितना? 11, 4:11। देखें का 3 कक्षा में विद्यार्थी की संख्या जो है ये 2:3:4 के अनुपात में है। क्लियर है बात? दो 2:3:4 के अनुपात में। अब का यदि प्रत्येक क्लास में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए, यानी तीनों क्लास में 12-12 विद्यार्थी बढ़ा दे, यानी तीनों क्लास में सेम वृद्धि किया है, तो कहा अब इनका रेशियो जो है ये 8:11:14 हो जाता है। तो प्रारंभ में तीनों कक्षा को मिलाकर कुल कितने? मेरे भाई आप एक चीज बताएं, अगर तीनों कक्षा में इक्वल वृद्धि किया है तो रेशियो में भी सेम वृद्धि होना चाहिए। यहाँ वृद्धि कितना हुआ है? 2 से 8 हो गया, यानी 6 का वृद्धि। यहाँ कितने का वृद्धि? आप बोलेंगे सर यहाँ 8 का और यहाँ कितने का? 10 का, यानी कि वृद्धि सेम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वृद्धि सेम करना पड़ेगा। तो देखें रेशियो को बैलेंस करने का तरीका आप सभी को पता है, नीचे वाला किसी भी 2 टर्म के डिफरेंस से ऊपर वाला में गुना और ऊपर वाला किसी भी 2 टर्म के डिफरेंस से नीचे वाले में गुना करिए, निश्चित ही रेशियो बैलेंस हो जाएगा। किसी भी 2 टर्म से, जैसे 8 और 11 का अंतर कितना? 3 है ना, तो 3 से ऊपर वाला में गुना कर दीजिए। 2 और 3 का अंतर कितना? 1 से नीचे वाला में गुना कर दीजिए। क्लियर है बात? या फिर 11-14 का डिफरेंस कितना? 4 से ऊपर में गुना, 3 और 4 का डिफरेंस 1 से नीचे में किसी भी 2 टर्म के डिफरेंस से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। 3 से करिएगा तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 1 से करिएगा तो ये तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 8, 11, 14 रहेगा। अब बताएं आप यार प्रत्येक क्लास में कितने यूनिट विद्यार्थी? यहाँ 2 यूनिट बढ़ा, यहाँ भी 2 यूनिट, यहाँ भी 2 यूनिट, सेम वृद्धि हो रहा है, यानी 2 यूनिट बराबर 12, तो 1 यूनिट बराबर 6। 1 6 है तो तीनों कक्षा को मिलाकर कुल विद्यार्थी, ये अरेंज वाला लेना है, तो तीनों को मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 12 6 18 या 12 9 21 6 27, तो 1 यूनिट 6 है तो 27 यूनिट कितना? 7 छक 42, 6 दूना 12 4 16, 162।
तो ध्यान में रखिएगा कई बार तो डिफरेंस सेम होता है, लेकिन अगर डिफरेंस सेम ना हो तो किसी भी दो टर्म के अंतर से ऊपर में और ऊपर में किसी भी दो टर्म के अंतर से, और यह चीज ध्यान रखिएगा जैसे नीचे में इन दोनों का डिफरेंस अगर लिए हैं तो ऊपर में इन्हीं दोनों का, ऐसा नहीं कि नीचे में इसका ले लिए इसका ले लिए या फिर इसका ले लिए तो ऊपर में इसका, नहीं, नीचे में ये दोनों का फर्स्ट और सेकंड का तो ऊपर में भी फर्स्ट सेकंड का, नीचे अगर सेकंड थर्ड के डिफरेंस से गुना कर रहे हैं ऊपर में तो ऊपर भी सेकंड थर्ड के डिफरेंस से गुना नीचे वाला में करना होगा। क्लियर है बात? चलें आगे। देखिए कहा ए बी और सी के आय में, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए ए बी सी के इनकम का रेशियो दिया है 3:7:4। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 4:3:5। क्लियर है? का यदि ए 2400 रुपए के इनकम में से 300 बचा लिया, यानी ए 2400 रुपए कमाया है, यानी ए का अर्निंग जो है, ए का जो इनकम है 2400 रुपया है, उसमें से उसने 300 सेविंग किया, तो आप कहेंगे सर देखें ए का अगर इनकम 2400 हुआ उसमें से 300 सेविंग करके रखा है तो एक्सपेंडिचर ए ने खर्च कर दिया कितना, 2400 में से 300 बचा के रखा, यानी 2100 खर्च कर दिया होगा। क्लियर है ना बात यार? तो यहाँ ए का इनकम कितना है 3 यूनिट, लेकिन दिया है कितना 2400, 3 यूनिट 2400 तो 1 यूनिट कितना 800, 1 यूनिट 800 तो बी का इनकम 7 यूनिट 8 सते 5600, सी का इनकम यानी 4 यूनिट 8 चौक 3200। क्लियर है बात? ए का खर्च है 4 यूनिट पर एक्चुअल में दिया है कितना 2100, तो 4 यूनिट 2100, 1 यूनिट कितना, तो 4 पचे 20, 4 दूना 8, 4 पचे 525। क्लियर ना? 1 यूनिट 525 तो 3 यूनिट कितना 525 से गुना करिएगा, यहाँ 525 है तो 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, 3 पचे 1575। सी का एक्सपेंडिचर 5 यूनिट यानी 5 पचे 25, 5 दूना 10 2 12, 25 1 26। का बी और सी का बचत बताएं, तो यार बी 5600 रुपए कमा रहा है, 1575 उड़ा रहा है, तो बी सेविंग कितना कर रहा होगा, माइनस कर दीजिए तो 5 2 0, यहाँ कितना 40। सी का इनकम 3200, खर्चा 2625, तो सेविंग कितना 7 6 5 575, ऑप्शन नंबर ए। तो कैलकुलेशन आप लोग कर लिया करें, ये सब बहुत बेसिक साइज सवाल है यार, सब कुछ तो गिवन है, इनकम दिया ही है, एक्सपेंडिचर हमने फाइंड कर लिया कि 2400, अगर ए 2400 रुपए कमाया है उसमें से 300 रुपए उसने बचा के रखा, 2400 में से 300 बचा के रखा, यानी बाकी 2100 खर्च कर दिया, तो ए का इनकम 3 यूनिट है पर दिया है 2400 रुपया, ए का खर्चा 4 यूनिट है, दिया है 2100, 3 यूनिट 2400, 1 यूनिट 800 तो 7 यूनिट 5600, 4 यूनिट 3200, 4 यूनिट 2100 तो 1 यूनिट 525, तो यहाँ 3 में 525, 5 में तो चीजें निकल के आ जाएगा। क्लियर? देखिए यार कहा कारखाने में पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष यानी प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर के तुलना में प्रेजेंट ईयर इस वर्ष कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट। अच्छा यार बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है टोटल। कई बार हम लोग भी आम बोलचाल के भाषा में चीजें यूज करते हैं कि देखिए यार मेरा बजट 500 रुपया है, 500 करने का मतलब कि हम इस चीज पे टोटल 500 रुपए ही खर्च कर सकते हैं, यानी टोटल मेरे पास 500 रुपए, तो बजट का मतलब टोटल। तो का पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष जो है जूतों की खरीद के बजट में 7% वृद्धि कर दिया गया। बजट कहने का मतलब कुल पैसा, कुल अमाउंट जो है ये 60% बढ़ गया, यानी पहले 100 था
तो 60% बढ़ के कितना हो गया प्रेजेंट में 160, यानी कि पहले पिछले साल खरीद पर टोटल 60 रुपए खर्च करने थे, तो इस साल जो है खरीद के लिए, जूतों के खरीद के लिए टोटल 160 रुपए। पिछले साल टोटल 100 रुपए मिलते थे, तो इस साल जूता खरीदने के लिए टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं 160 रुपए। अब कहा इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% वृद्धि हो गई, जूतों के कीमत में 20% वृद्धि हो गई, प्राइस 20% बढ़ गया। प्राइस यानी एक जूते का कीमत 100 से बढ़कर कितना हो गया 120 रुपए हो गया। मानते हैं ना इस बात को यार। कहा जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, कहने का मतलब पिछले साल 100 रुपए का एक जूता था, तो प्रेजेंट में 120 में एक जूता आ रहा है। तो कहा इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या, तो यार संख्या देखे कैसे निकालते हैं मेरे भाई। आप एक चीज बताओ, जैसे हम बोले आपके पास टोटल 15 रुपए हैं, आपके पास टोटल कितने रुपए हैं 15 रुपए हैं, और एक पेन जो है, एक पेन का कीमत 5 रुपए है, तो आप टोटल कितने पेन खरीद सकते हैं। पेन का संख्या आपसे बोले कितने पेन खरीद सकते हैं, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, एक पेन का कीमत 5 रुपया, मेरे पास 15 रुपए हैं, तो कितने पेन लेकर आएंगे, टोटल अमाउंट में एक पेन से डिवाइड करिए, यानी कितने पेन लेकर आइएगा 3 पेन लेकर आइएगा। ये चीजें तो सबको पता ही है। तो आप बताएं टोटल अमाउंट पिछले साल था 100 यूनिट, एक जूते का कीमत 100, तो कितने जूते पिछले साल आ रहे थे, तो डिवाइड कर दीजिए टोटल अमाउंट में एक से, एक जूता के कीमत से, तो एक। प्रेजेंट में टोटल अमाउंट 160 रुपए हैं आपके पास, एक जूते का कीमत 120 रुपया है, तो कितने जूते खरीदेंगे। आप बोलेंगे सर देखें टोटल अमाउंट में एक के प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 4 हो गया, और नीचे कितना हो गया 3 हो गया, तो 4/3। रेशियो को बैलेंस कर लीजिए, तो 3:4। तो सवाल में कहा कि पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या में कितने % वृद्धि हो गया। पिछले साल 3 जूते खरीद रहे थे, प्रेजेंट में 4 जूते, कितना बढ़ गया एक का वृद्धि 3 पर % में कितना 100/3 यानी 33 सही 1/3%। क्लियर बात। चलें आगे। अच्छा सवाल था यार ये। और देखें यार इन चीजों में ए बी फॉर्मूला वगैरह लगाने का प्रयास नहीं कीजिए, कई बार चीजें उससे गलत हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो ये बेसिक तरीका बहुत अच्छा है और काफी कम समय में भी चीजें सॉल्व हो जाएगा। चलें आगे। देखिए यार कहा रितु ने 20 रुपए प्रति दर्जन के भाव से 2.5 दर्जन अंडे खरीद कर लाए। तो यार आप एक चीज बताएं, एक दर्जन का कीमत है 20 रुपया, 2.5 दर्जन अगर आपने अंडे खरीदे तो खर्चा कितना हो गया होगा। आप बोलेंगे सर 1 दर्जन 20 में 2.5 दर्जन यानी 2 दूना 4 है 5/2 कितने में लेकर आए, तो 2 से काटिए 10 बार में यानी 10 बचे 50 रुपए में। टोटल कितने 2.5 दर्जन पे खर्च किए, तो आप बोलेंगे सर 50 रुपए। क्लियर है बात। अब आगे कहा उसमें से 6 अंडे सड़ गए, 2.5 दर्जन में से 6 अंडे यानी आधा दर्जन सड़ गया, तो 2.5 में से अगर आधा दर्जन सड़ गया तो अब आपके पास बेचने के लिए बचा है कितने दर्जन, 2 दर्जन। और कहा बचे अंडे को 22 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचा, 22 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचा यानी 1 दर्जन को 22 में बेचा। क्लियर है ना बात। और बेचने के लिए बचा है 2 दर्जन यानी कि 44 रुपए में टोटल उसने बेच दिए। तो 50 में खरीद कर लाया, 44 में बेच दिया, तो कितने का लॉस हो गया, 6 का लॉस हुआ। तो टूटने के वजह से 6 का लॉस हुआ, ध्यान रखिएगा 6 का लॉस हुआ कितना पे 50 पे %, 100 से गुना, 50 दूना 100, 6 दूना 12%, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा स्कूल में छात्रों की संख्या हर एकांतर वर्ष में 10% की वृद्धि और कमी होती है। हर अल्टरनेट ईयर में 10% वृद्धि और कमी, कहने का मतलब अगर इस साल 10% बढ़ा तो अगले साल 10% कमी होगा, फिर अगले साल 10% बढ़ेगा, फिर अगला साल 10% घटेगा, फिर मतलब इस अल्टरनेट ईयर में वृद्धि और कमी हो रहा है। का वर्ष 2000 में वृद्धि हुआ तो 2003 में 2000 के तुलना में छात्रों की संख्या कितनी हुई होगी। तो यार 2000 से 2003 के बीच कितने का डिफरेंस है, 3 ईयर का। अगर का इस वर्ष बढ़ा है तो 10% बढ़ा यानी कितना हो गया 11/10, तो अगला साल 10% कमेगा घटेगा यानी 9/10, फिर अगला साल 10% बढ़ेगा यानी 11/10। गुना करिए 11 121 में 9 से गुना करिएगा तो 9 दूना 18, 9 1 1089, अब बट्टा में 10 3 बार तो 1000।
यानी यार देखें, पिछले साल अगर 2000 ईस्वी में जनसंख्या 1000 था तो 2003 में बढ़कर जनसंख्या हो गया 1089। यानी कितने का, 3 साल में कितने का जनसंख्या बढ़ा, 89 का वृद्धि कितना पे, तो 1000 पे, परसेंट 100 से गुना, तो 0 से 2 0, 89/10 यानी 8.9%, प्लस में आया यानी वृद्धि 8.9%। का एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए उसने 120 व्यक्ति को नियुक्त किया। 64 दिन बाद उसे पता चला कि 2/3 भाग काम पूरा कर लिया गया। तो देखें यार, 120 लोगों ने मिलकर 64 दिन में कितना काम पूरा कर लिया, 2/3। 2/3 कहने का मतलब टोटल वर्क 3 यूनिट है, उसमें से डन कर दिया कितना, 2। 3 में से 2 कर दिया तो रिमेनिंग बचा है कितना, 1। अब आगे का, इस शेष बचे हुए काम को करने के लिए कितने व्यक्ति को हटा दे ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। कितने व्यक्ति हटा दे, 120 लोग थे, हमने मान लिया X व्यक्ति को हटा दिया तो शेष इतने व्यक्ति बच गए, और ये सब बचे हुए लोग जो हैं इस शेष काम को निश्चित समय में पूरा कर देगा। टोटल ड्यूरेशन है 124 दिन का, 64 दिन तक काम करा लिया तो शेष कितने दिन बच गया, 60 दिन। 124 में से 64 गया, कितना दिन बचा, 60 दिन। अब इसको कैंसिल करिए, 60 दूना 2 से 2, 64 बराबर 120 माइनस x इधर आएगा प्लस, 64 उधर जाके घटेगा कितना, 56 व्यक्ति हटा देगा। ऑप्शन नंबर बी। देखें यार, का एक चोर को एक पुलिसकर्मी 400 मीटर के दूरी से रोक लेता है, यानी कि चोर और पुलिस के बीच का जो फासला है, डिफरेंस है, वो 400 मीटर का है। कहा ना कि चोर को एक पुलिस 400 मीटर के दूरी से रोक लेता है, यानी कि चोर और पुलिस के बीच का फासला 400 मीटर का है। कहा पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू किया तो चोर भी दौड़ना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसकर्मी की गति 9 किलोमीटर पर आवर है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितना है। यार पहले यह जानना जरूरी है कि पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय कितना है। पहले टाइम निकालना पड़ेगा कि अगर पुलिस, जैसे देखें यार, छोड़े समझ जाइएगा ऐसे ही आप लोग, अगर पुलिस ने चोर का पीछा करना प्रारंभ किया तो चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगा ये जानना जरूरी है। तो समय बराबर सबको पता है, समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है कितना, 400 मीटर। और देखें यार, यहाँ पे दोनों सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी तो सेम डायरेक्शन में चाल घटेगा। तो यहाँ है पुलिस का चाल 9 किलोमीटर पर आवर और चोर का 5, तो 9 में से 5 गया 4, तो टाइम लगा कितने, किलोमीटर है ना यहाँ पे। तो यार देखें, ऐसे तो मजा आ जाता अगर ऐसा रहता। ये 400 मीटर है तो 9 में से 5 गया कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में लाइए 5/18 से गुना, 5 चौक 20 से काटिएगा 20 बार में, ये 18 ऊपर जाके गुना होगा, 18 दूना 36 यानी 360 सेकंड। क्लियर है बात, 360 सेकंड आ गया। अब सवाल ये है मेरे भाई कि चोर द्वारा पकड़े जाने से पहले तय की गई दूरी कितना। तो मेरे भाई देखें, चोर 360 सेकंड में पकड़ा गया, यानी कि 360 सेकंड तक तो उसने भागा ही, 360 सेकंड तक उसने भागा और उसके बाद वो पकड़ा गया। तो चोर का चाल है 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइए, 5/18 से गुना, इतना मीटर पर सेकंड के चाल से चलकर उसने भागा कितना सेकंड तक, 360 सेकंड तक। तो कितना दूरी तय करेगा, चाल गुना समय, 18 दूना 36, 20 पचे 100, 100 पचे 500। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलें आगे। देखें यार, ये कंडीशन दिया है, अच्छा सवाल है। अच्छा यार, एक चीज आप बताएं, अगर मैं बोलूं ए का मान का या ए का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर देखें ये तीनों टर्म जो है आपस में बराबर है। क्लियर है,
तो इसके बराबर भी 1 है और इस सेकेंड टर्म के बराबर भी 1 है, तो a बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 + √3 उधर जाएगा तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/2 + √3। क्लियर है बात। b का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर b का वैल्यू हो जाएगा 1/2 - √3, और रेशनलाइज करने तो सबको आता ही है, इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये 2 - √3, और नीचे तो 1 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 + √3 हो जाएगा। क्लियर है ना बात। अब यार एक चीज आप बताएं, इन दोनों को देखने से एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि सर इस बात का अर्थ क्या है। आप बताएं यार, a का वैल्यू है 2 - √3, v का वैल्यू है 2 + √3, तो इस बात का अर्थ क्या हुआ। इस बात का अर्थ ये बस साइन का अंतर है, बाकी चीजें सेम है, बस साइन का अंतर है। तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि a और b एक दूसरे का रिवर्स है, a का वैल्यू माइनस में, b का वैल्यू प्लस में, बाकी चीजें सेम है। इसका मतलब है कि a और b जो है ये एक दूसरे का रिवर्स है, एक दूसरे का रिवर्स है। तो आप बताना, अगर रिवर्स है तो दो रिवर्स चीजों को गुना करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, आप बोलेंगे सर जी 1। और ऐसे भी अगर इसको गुना करिएगा 2 - √3 इंटू 2 + √3 को गुना करेंगे तो a - b इंटू a + b, a², 2 का स्क्वायर 4 माइनस b² √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया कितना 1। क्लियर है ना बात। तो अब आप बताएं यार, a इंटू b अगर 1 है तो यहां से a बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी 1/b। a बराबर क्या आ गया 1/b, काम खत्म हो गया। अब यहाँ 1/a² के जगह 1/b रखिएगा तो ये हो जाएगा 1/b² + 1। क्लियर बात। अब यार एलसीएम लेंगे तो b² ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 + b², 1 + b², 1 + b² का अरेंज करके लिख लेते हैं, b² + 1, कोई दिक्कत तो है नहीं, लिख ही सकते हैं। अब b² + 1 एलसीएम हो जाएगा b² + 1, ऊपर भी b² + 1 कैंसिल, यानी कितना 1। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल था ये। देखिए यार, कहा किसी समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 20 सेंटीमीटर, और ये आप सबको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है ना, जो कर्ण होता है ये सबसे बड़ी भुजा होता है, और परपेंडिकुलर और बेस जो है ये दोनों छोटी भुजा है। क्लियर है बात। अब आगे कहा कि इस त्रिभुज कर्ण सबसे बड़ी कर्ण 20 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजा, कर्ण के अलावा दो भुजा कहने का मतलब हुआ लंब और आधार के बीच का रेशियो दिया है 4:3। तो यार पाइथागोरस से पता है ट्रिपलेट 4 3 तो कर्ण कितना हो जाएगा 5, लेकिन दिया है कितना 20, तो 5 यूनिट 20, 1 यूनिट 4। तो कहा अन्य भुजा की लंबाई, तो लंब कितना 4 चौक 16, आधार 4 तिया 12, 16 और 12, ऑप्शन नंबर डी। ट्रिपलेट पता है ना 3 4 5 6 8 10, ये सब तो पता है, और भी बहुत सारा होता है। चलें आगे। का किसी टूटे वृक्ष का शीर्ष भाग उसके तल से 15 मीटर, तल यानी बेस, आधार से 15 मीटर दूरी पर भूमि को छूता है। देखिए यार, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा जमीन है, और का ये एक सपोज कोई वृक्ष है, और ये वृक्ष जो है कहीं से टूट गया, सपोज यहां से टूट गया, ये वृक्ष यहां से टूटा और यहाँ से टूटकर इसका जो ये ऊपर वाला भाग है ना, ये ऊपर वाला भाग यहाँ पे आके ऐसे जमीन को कहा कि उसके आधार से 15 मीटर के दूरी पे टच करता है। क्लियर है बात। अब यार एक चीज आप बताएं, आप बोलेंगे सर ये देखें, ये यहाँ से टूटा है और यही अरे क्या हो रहा है यार, बस ऐसे ही मूड खराब हो जाता है यार इस पे पढ़ाने लिखाने में। क्लियर है बात। यहां से सपोज टूट गया, यहां से टूट कर ले पगलाल है का ही। देखें यार, यहां से सपोज टूटा और ये वाला भाग यहां आके जमीन को लगा, उसके आधार से बेस से 15 मीटर के दूरी पर। आप एक चीज बताएं यार, ये ऊपर वाला भाग ही टूट कर यहां आ गया, यानी ये दोनों क्या बराबर होगा, आप बोलेंगे सर यस बराबर होगा। अब का यदि वृक्ष भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है, भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर टूटा, 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है, तो वृक्ष की मूलतः ऊंचाई क्या, मूलतः यानी ओरिजिनल हाइट क्या है। तो आप एक चीज देखें यार,
आपको पता ही है, लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो पाइथागोरस से यहाँ से कर्ण निकालने 8 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 17 होगा। ट्रिपलेट याद है, लेकिन आप देखें यार पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, तो ये 9 6 2 8, ये 289 यानी कितना 17। और ऐसे भी ट्रिपलेट याद ही होगा 8 15 और 17 का, तो ये 8 है ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 17। और आप जानते हैं ये और ये बराबर है, तो ये वाला भी कितना, यहां से लेकर यहां तक 17, तो टोटल हाइट कितना 17 प्लस 8 है 25। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर पर आवर के गति से नौका चला सकता है। उसे पता चलता है उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है। कहा नदी के धारा के विरुद्ध यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाने में जो टाइम लगा वो धारा के दिशा में जाने में लगे समय से 2 गुना है। कहा कि नदी की धारा की गति क्या है, तो देखें यार बोट का चाल दिया, वाटर का चाल W मान लेते हैं। आप एक चीज बताइए, धारा के दिशा में अगर जाएगा तो जाने में धारा के दिशा में अगर जाएगा तो उसका चाल होगा बोट प्लस वाटर। बोट का चाल 7 दूना 14 15/2 है। धारा के दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा, तो बोट प्लस वाटर। क्लियर बात। और धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो चाल क्या होगा, घटेगा, यानी बोट माइनस वाटर। अब सवाल में यह है कहा कि धारा के अपोजिट जाने में जो टाइम लगा है ना वो धारा के दिशा में जाने में लगे टाइम से 2 गुना। तो हमने मान लिया धारा के दिशा में जाने में t समय लगा, यानी धारा के दिशा में कोई दूरी t घंटे में तय किया है, तो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में वही दूरी 2 गुना टाइम यानी कितना 2t घंटा में तय किया है। तो यार देखें डिस्टेंस बराबर t से t कैंसिल, तो ये है 15/2 प्लस W, 2 से गुना करिएगा कटेगा ये 15 माइनस यहाँ 2W, माइनस 2W इधर आके मेरे भाई कितना 3W, 15/2 इधर आके घटेगा तो 30 में से 15 गया 15/2, 3 बच्चे, तो वाटर आ गया 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी, वाटर का चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात। चलें आगे। देखिए कहा एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप लगे हैं। पहला खाली टंकी को 8 घंटे में भरेगा, पहला जो है ये 8 घंटे में भरेगा और दूसरा जो है ये 10 घंटे में भरेगा। तो 8 और 10 का एलसीएम 40, तो ये 5 ये 4। अब कहा दोनों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाए तो कितना पानी भर जाएगा। यार दोनों मिलकर 1 घंटे में, A 1 घंटा में 5, B 1 घंटा में 4, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना 9, 1 घंटा में 9, तो 4 घंटा में कितना भर देगा 36 लीटर। और कहा 4 घंटा में कितना भाग, फ्रैक्शन में रिजल्ट मांगा है। तो आप सभी को पता है फ्रैक्शन में चीजें जब भी लिखते हैं तो नीचे टोटल, यानी कि 36 लीटर भर दिया। टोटल कितना में से 40 में से, यानी 36/40, तो 4 से 9 4 से 10। ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे। देखें कहा 2 आदमी 3 महिला तथा 4 बच्चे मिलकर किसी 10 हेक्टेयर खेत की निराई 10 दिन में करते हैं। 2 आदमी, 2 कहां पे लिखे, यहां पे लिख देते हैं। 2 मैन 3 वोमेन एवं 4 बॉयज का ये सब लोग मिलकर जो है 10 हेक्टेयर, वर्क हमेशा बट्टा में, 10 हेक्टेयर खेत की जुताई जो है 10 दिन में करता है। तो यानी बराबर। कहा आगे एक आदमी 1 महिला और 1 बच्चे की क्षमता का अनुपात, 1 आदमी 1 महिला और 1 बच्चे के एफिशिएंसी का रेशियो दिया है मेरे भाई 5:4:2। क्लियर है बात। अब आगे का 6 आदमी 4 महिला, हिलाएं लिख दिया यार, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। ये महिला, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, महिलाएं हैं ये। 6 महिला, सॉरी 6 मैन 4 वोमेन, 7 बॉयज, ये लोग
मिलकर 6 हेक्टेयर खेत की निराई कितने दिन में करेगा? सपोज डी दिन में करेगा। क्लियर है बात? अब सवाल आप लोग कर ही लेंगे, सबका एफिशिएंसी पता ही है। मैन का क्षमता कितना? 5। ओमैन का पता है 4। बॉयज का पता है कितना? 2। मैन का 5, ओमैन का 4, बॉय का 2। तो सॉल्व कर लेंगे ना। चले यार, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।